अपनी मांगों को लेकर के शांतिपूर्वक प्रदर्शन का ऐलान करने वाले किसानों का आंदोलन अब हिंसक होता जा रहा है। दिखाई दे रहा है इस तरीके से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर निहंग सिख तलवार लहराते नजर आए। जो वहां मौजूद पुलिस वालों को उनकी सीधी चुनौती थी। इस वीडियो को अंबाला पुलिस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें शंभू बॉर्डर पर सैकड़ों की तादाद में जुटे किसानों ने पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर दी। वीडियो में दिखा कि किसान वहां लाठी डंडे और तलवार लेकर जुटे थे, जिन्होंने नारेबाजी करते हुए वहां मौजूद पुलिस वालों पर जमकर पत्थर बरसाए। इस दौरान पुलिसकर्मी लगातार शांति बनाए रखने की अपील करते रहे, लेकिन इसका प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने हिंसा जारी रखी। इस दौरान एक निहंग सिख सिर से पांव तक काले कपड़े पहने वहां लगे सीमेंट के एक बैरिकेड के ऊपर चढ़ गया और ताल ठोक करके पुलिस वालों को चुनौती देता नजर आया। बेखौफ निहंग सिख ने इस दौरान कई बार अपनी कमर पर बांधी तलवार पर भी हाथ रखकर कड़े तेवर दिखाने की कोशिश की। पुलिस की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में प्रदर्शन में शामिल कई निहंग सिख तीर कमान लिए भी नजर आए। वहीं भीड़ में मौजूद कई लोग हाथों में लाठियां थामे भी दिखाई दिए, जिससे उनके शांतिपूर्वक प्रदर्शन के दावों की पोल खुल गई। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी और लाठी डंडों से तीर कमान और बलवार के साथ जुटे इन किसानों को देख करके ऐसा लगा कि मानो उन्होंने वहां किसी बड़ी जंग का ऐलान कर दिया हो। हालात इतने बेकाबू हो गए कि उसे संभालने के लिए पुलिस वालों को आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसका भी तोड़ निकालने की कोशिश की। जहां जहां आंसू गैस के गोले गिरे, वहां उन्होंने कीटनाशक दवाई डाल करके उसका असर कम करने की कोशिश की। इस बीच पुलिस ने हिंसा फैलाने वालों की पहचान करने की अपील की। वीडियो जारी करने का हमारा यही मकसद है कि हम आम जनता से अपील कर रहे हैं कि आप कृपया करके पुलिस प्रशासन का साथ देते हुए इनको आइडेंटिफाई करें और हमें बताएं, और जो भी हमें इस बारे में सूचना देगा उसको गुप्त रखा जाएगा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों के इस प्रदर्शन में सिर्फ निहंग सिख तलवार और तीर कमान लेकर नहीं जुटे, बल्कि वहां कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी भी थे जो खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले का पोस्टर लेकर भी पहुंचे थे, जिन्होंने उसके समर्थन में नारेबाजी भी की। इस पोस्टर में खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले के साथ दीप सिद्धू और अमृतपाल की तस्वीर भी थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल उठने लगे कि ये प्रदर्शन किसानों की एमएसपी की मांग को लेकर है या फिर खालिस्तानी समर्थकों के लिए। वीडियो में दिखा कि प्रदर्शनकारी हजारों की तादाद में वहां सड़क पर जुटे थे। इस दौरान आगे की तरफ खड़े लोगों ने कई बड़े बड़े पोस्टर अपने हाथ में पकड़कर रखे थे, जिसमें भिंडरावाले, दीप सिद्धू और अमृतपाल की तस्वीर थी। प्रदर्शनकारियों ने उनके समर्थन में वहां खुलेआम नारे भी लगाए। पंजाब हरियाणा के शंभू और दाता सिंह बॉर्डर से सामने आई इन तस्वीरों में वहां खड़े ट्रैक्टरों पर भी भिंडरावाले की तस्वीर लगे झंडे और पोस्टर नजर आए। आंदोलन के 5वें दिन किसान नेताओं ने एक बार फिर केंद्र सरकार से उनकी मांगों को मानने की अपील की है। किसान नेताओं ने केंद्र से एमएसपी पर कानून के लिए अध्यादेश लाने की मांग की और ये भी साफ कर दिया कि मांगे पूरी होने तक वो पीछे नहीं हटेंगे। फसलों के लिए एमएसपी पर कानून और कर्ज माफी समेत दूसरी मांगों को लेकर के दिल्ली चलो आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान नेताओं ने केंद्र सरकार से एमएसपी पर कानून के लिए अध्यादेश लाने को कहा। आप ऑर्डिनेंस लाइए, एमएसपी कानून के ऊपर आगे बढ़ा जा सकता है। ये गतिरोध टूटेगा, ये आपके हाथ में। आप यक मुक्त ऑर्डिनेंस कर सकते हैं। आगे की बातों के लिए आगे कुछ प्रक्रिया बनाकर बढ़ा जा सकता है। वहीं पंजाब हरियाणा बॉर्डर से आई हिंसा की तस्वीरों को सरवन सिंह पंढेर ने किसान आंदोलन से अलग विरोधियों की साजिश बताया। हमारा किसान मजदूर की मांग के अलावा कोई और एजेंडा है ही नहीं, तो उसको जबरदस्ती हमें बदनाम करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारा नियंत्रण है पूरी तरह अपने आंदोलन के ऊपर। सरवन सिंह ने किसान आंदोलन पर पूरे नियंत्रण का दावा भी किया। किसान आंदोलन में अब पंजाब के किसानों को यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड के किसानों का भी साथ मिलेगा और इस मुद्दे पर आज यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें पंजाब के किसानों को समर्थन देने की बात तय हुई। इसके लिए 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के सभी जिला मुख्यालयों पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। इस महापंचायत में ये प्रस्ताव भी रखा गया कि अगर 40 किसान संगठन वाला संयुक्त किसान मोर्चा इजाजत देगा तो 26 और 27 फरवरी के दिन हरिद्वार से गाजीपुर बॉर्डर तक नेशनल हाईवे पर सभी किसान अपने ट्रैक्टर खड़े करेंगे।
जिनका मुंह दिल्ली की तरफ होगा। ये ट्रैक्टर दिल्ली नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार को बताने के लिए इन्हें दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़ा किया जाएगा। हमारा 21 तारीख का सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन है, ट्रैक्टरों के साथ भी जाएंगे, खास करके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे इनकी सरकारें हैं या नहीं भी सरकारें हैं, वहाँ पर जाएंगे। किसान नेताओं ने इस आंदोलन में पंजाब के किसानों के साथ होने का दावा किया। वहाँ पे अत्याचार हुआ है, वो देश के सभी किसानों के ऊपर अत्याचार है। सरकार अगर हावी होगी तो यही हाल सबका होगा। हरियाणा सरकार के खिलाफ तो अभी आंदोलन था नहीं, हरियाणा सरकार ने अत्याचार करा, हम इसका विरोध करेंगे। बताया गया कि महापंचायत में यूपी के अलावा हरियाणा और उत्तराखंड के किसान नेता भी शामिल हुए थे। किसान आंदोलन पर सरकार की 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद कल एक बार फिर चौथे दौर की किसानों से बातचीत होगी, जिस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। और विपक्ष ने केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हुए हिंसक प्रदर्शन और खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले के समर्थन पर लगे पोस्टर के बाद आंदोलन पर सवाल उठे तो विपक्ष ने केंद्र सरकार को ही घेर लिया। हजारों किसान एक खालिस्तानी है, हजारों लाखों किसान टेररिस्ट है, नक्सलाइट है, माओइस्ट है। अगर है तो गोली चलाओ। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी सरकार से किसानों की मांगे पूरी करने की अपील की। किसानों की सुनवाई होनी चाहिए, हम तो किसानों के साथ हैं। किसानों के जो मुद्दे हैं और वास्तव में जितना संघर्ष किसान करता है, शायद और कोई वर्ग ये देश में नहीं है जितनी मेहनत किसान करते हैं और किसी को करनी नहीं पड़ती। इस बीच कृषि मंत्री ने किसान आंदोलन को सियासी रंग न देने की अपील की। और मैंने हमेशा कहा है कि हम बातचीत के जरिए ऐसे चीज़ों का समाधान निकालें जैसे सबके हित में हो, देश के हित में। कोशिश करना चाहिए कि हम हर मामले में शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा करें। कृषि मंत्री ने कहा कि जो भी देश हित में होगा वो निर्णय मिलकर लिया जाएगा। किसान आंदोलन की वजह से सील हुई सीमाओं का बड़ा असर लोगों की आवाजाही पर पड़ा है। दिल्ली से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की तरफ जाने वाली बसों की संख्या काफी कम हो गई, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली की सीमा के साथ ही पंजाब हरियाणा के बॉर्डर भी सील है, जिसकी वजह से बसों की आवाजाही लगभग बंद हो गई। बॉर्डर पर तो उल्टी चली जाए, कोई नहीं आती। क्या कारण है बसें नहीं आ रही? वो पुलिस ने बंद कर रखा, उड़ा किसाना ने बंद कर रखा भाई, सब बॉर्डर पे। वहीं बसों के न चलने से परेशान यात्रियों ने रास्ते बंद होने पर नाराजगी जताई। किसान आंदोलन है तो सर रास्ता बंद करने से तो किसान आंदोलन का हल निकलेगा नहीं, और ऐसे करना भी नहीं चाहिए जैसे ये लोग कर रहे हैं, तलवारें लहरा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। बताया गया कि बॉर्डर पर जुटे किसानों की वजह से बसें अपनी मंजिल तक जाने की जगह बॉर्डर से ही वापस लौट रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन का असर लोगों की रोजमर्रा से जुड़ी जरूरत की चीजों पर भी पड़ा है। बॉर्डर बंद होने से सब्जियां पहुंचाने वाली गाड़ियों में भी कमी आई, जिसकी वजह से दिल्ली की गाजीपुर मंडी में सब्जियों की सप्लाई कम हो गई। बताया गया कि जो गाड़ियां पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से सब्जियां लेकर दिल्ली आती थी, उनकी संख्या अब काफी कम हो गई है, जिससे सब्जियों के दामों में भी उछाल आ गया। 6-7 रुपए किलो गाजर भी थी, जो आज 10 रुपए बिक रही है, 4 रुपए डबल हो गया है। रास्ते खुदवा दिए हैं और बैरियर लगा दिए हैं, ड्राइवर को दिक्कत हो रही है मंडी आने में, इसलिए ड्राइवर के दिल में डर है। आने वाले दिनों में इसका क्या फर्क पड़ सकता है? महंगाई होगी थोड़ी। कारोबारियों के मुताबिक गाड़ियों का भाड़ा बढ़ने से सब्जियों के दामों पर भी असर पड़ा। बॉर्डर पे जो जाम लगा हुआ है उसकी वजह से गाड़ी घूम कर आ रही है, छोटे छोटे रास्तों से निकल कर आ रही हैं, तो उसमें भाड़े पे भी फर्क पड़ा है, भाड़ा भी बढ़ा दिया गया है, तो उससे फर्क पड़ता ही है। जब लागत ज़्यादा आएगी तो ओबियसली हम बेचेंगे महंगाई उसको। बताया गया कि अगर बॉर्डर नहीं खुले तो सब्जियों के दामों में और उछाल आएगा। बिहार में एनडीए की सरकार ने तेजस्वी यादव की घेराबंदी शुरू करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने पिछली जेडीयू आरजेडी गठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव और उनके करीबी मंत्रियों के विभागों के कामकाज की समीक्षा के आदेश दिए। सरकार की तरफ से सभी संबंधित विभागों के सचिवों को ये निर्देश जारी किए गए। तेजस्वी के कार्यकाल में उनके पास रहे स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग के कामकाज और लिए गए फैसलों की समीक्षा करने के आदेश दिए गए। इसके अलावा ग्रामीण कार्य विभाग, पीएचईडी के साथ खान और भूतत्व विभाग में आरजेडी शासनकाल के कामकाज की समीक्षा कराने का आदेश भी जारी हुआ।
देखिए, अगर कोई भी कहीं पर गड़बड़ी हुई है तो एक एक चीज को देख करके जांच करना तो जरूरी है ना, इसलिए हम लोग कभी कोई गड़बड़ी होने नहीं देते। दरअसल नीतीश कुमार विधानसभा में पहले ही ये बात कह चुके थे कि वो आरजेडी के साथ गठबंधन सरकार में किए गए कामों की समीक्षा कराएंगे, तो अब इसे लेकर उन्होंने आदेश भी जारी कर दिए। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव और उनके करीबी मंत्रियों के विभागों के कामकाज की समीक्षा कराने की जरूरी कदम इसे बताया। साथ ही उन्होंने सरकारी कामकाज में गड़बड़ी की भी बात कही। जी न्यूज से बातचीत करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि श्रम संसाधन विभाग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई, ऐसे में दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। श्रम संसाधन विभाग के अंदर कुछ गड़बड़ियां जो लोगों की शिकायत आई, एक तो समीक्षा के क्रम में पता चला कि जिस पर प्रपत्र को गठित है या दागी लोग हैं, हमने निर्देशित किया है कि उनको डबल प्रभार में न रखें, इमीडिएट प्रभाव से उनको हटाएं। यही नहीं, विजय सिन्हा ने सरकारी मशीनरी की खरीद में बड़ी धांधली की बात भी कही। जब हम थे तो ई टेंडर का हमने ऑर्डर दिया था, लेकिन ई टेंडर नहीं कर करके जिस तरह से खरीदारी की गई है, 5 रुपये का सामान 25 रुपये में, 50 रुपये में, तो एक बड़ी धांधली स्पष्ट झलक रही है। विजय सिन्हा ने कहा कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के एक के बयान के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजेदार और काफी सधे अंदाज में जवाब दिया। दरअसल कुछ दिन पहले लालू यादव ने कहा था कि दरवाजा खुला रहता है। अब आएंगे तो देखेंगे। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या। जिसके बाद लालू यादव को जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने एक तीर से कई निशाने साधे। एक साथ हो गए हैं, इसके अलावा नीतीश कुमार ने लालू यादव के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि एनडीए लोकसभा में पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। इस बार जीतेंगे बढ़िया, पिछली बार से भी ज्यादा संख्या मिलेगी। जबकि इस दौरान नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दोहराया कि अब वो बीजेपी के ही साथ रहेंगे। अगर भारत की जीडीपी इसी तेजी से बढ़ती रही और जापान मंदी से नहीं उबर पाया तो भारत इसी साल दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। बताते हैं आपको, क्योंकि लगातार 2 तिमाही से जापान की जीडीपी में गिरावट देखी जा रही है। साथ ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जापान की करेंसी येन भी लगातार कमजोर हो रही है। मंदी की वजह से गुरुवार को जापान की जीडीपी गिर करके $4.3 ट्रिलियन पर आ गई। अब जापान और भारत की इकोनॉमी का अंतर बेहद कम रह गया है। भारत की जीडीपी इस वक्त करीब $4.1 ट्रिलियन की है, यानी कि जापान और भारत की जीडीपी में सिर्फ $0.2 ट्रिलियन का फर्क रह गया है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि जल्द ही भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, क्योंकि चीन से मोह भंग होने के बाद दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। वहीं जापान बुजुर्गों की बढ़ती आबादी, प्रोफेशनल्स और कामगारों की कमी से जूझ रहा है। फिलहाल वर्ल्ड इकोनॉमी की रैंकिंग में $28 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ अमेरिका पहले, और इसके अलावा आपको बता दें कि $18.5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। वहीं जर्मनी की $4.7 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ ये तीसरे नंबर पर है, जबकि $4.3 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ जापान चौथी और $4.1 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर के भारत ने बड़ा बयान दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुछ देशों के एकाधिकार को लेकर के भारत ने अपना कड़ा रुख जाहिर किया। यूएन में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि आखिर कब तक 5 देशों की इच्छा 188 देशों की इच्छाओं पर भारी पड़ेगी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शादी के लिए लगाया जा रहा एक पंडाल गिर गया, जिसके नीचे 25 से 30 लोग दब गए थे। सभी लोगों को समय रहते बचा लिया गया। यूपी में आज और कल 2 दिन पुलिस भर्ती की परीक्षा हो रही है। इस दौरान सीसीटीवी और ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। आज बायोमेट्रिक और थर्मल स्कैनर से परीक्षार्थियों की जांच हुई। इनकम टैक्स की तरफ से कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज करने के मामले पर आज दिल्ली से लेकर के गुजरात तक प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की।
कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज 35वें दिन वाराणसी पहुंची। राहुल गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया और रोड शो निकाला। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद राहुल गांधी का रोड शो आगे बढ़ा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग राहुल गांधी के साथ चलते रहे, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी का रोड शो गोदोलिया चौराहे पर पहुंचा तो कुछ लोग भगवा झंडे और पोस्टर लेकर कांग्रेस की यात्रा के बीच में आ गए और मोदी योगी के नारे लगाने लगे। साथ ही राहुल ने रोड शो में सरकार पर जमकर हमला बोला। ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश नफरत का देश नहीं है। और ये देश जब भी मजबूत होता है, ये जब भी मजबूत होता है जब ये एक साथ मिलकर काम करता है। राहुल गांधी के साथ खुली जीप पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी सवार दिखे। राहुल भीड़ के बीच लोगों से हाथ मिलाते हुए नजर आए। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कारवा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आज वाराणसी में राहुल गांधी का बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद उन्होंने लिया तो बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये वही कांग्रेस है जो सनातन और राम मंदिर का विरोध करती है। बहुत पहले गुरुजी ने कहा था कि कांग्रेसी सूट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे, वैसे राम मंदिर का विरोध करते हैं, सनातन के खिलाफ टिप्पणी इंडिया के लोग करते हैं, लेकिन जो है आज वो गए हैं तो अच्छी बात है, स्वागत है। दरअसल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दलों को शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों ने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया था। दिल्ली में भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में प्रदर्शनी का मुआयना किया और जब प्रधानमंत्री भारत मंडपम पहुंचे तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अंदर पहुंचे तो उन्होंने कार्ड लेकर के उसे स्कैन कराया और प्रदर्शनी देखने के लिए आगे बढ़ गए। इस प्रदर्शनी में राम मंदिर समेत विकसित भारत के तमाम संकल्पों को पेश किया गया है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जायजा लिया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने दीप प्रज्वलित करके अधिवेशन का शुभारंभ किया। 2 दिन के इस अधिवेशन में पीएम मोदी बीजेपी अध्यक्ष के साथ साथ केंद्र सरकार के सभी मंत्री, बीजेपी के सभी पदाधिकारी समेत 11,500 पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को मिशन 2024 में जुटने का संदेश दिया और बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार के मिशन की कामयाबी के लिए जुटने का आह्वान किया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। लाभार्थियों का संपर्क का अभियान 25 फरवरी से हम देश भर में शुरू करें। भाजपा का कार्यकर्ता आने वाले 100 दिन सीधे बूथ पर काम करे और बूथ पर पिछले चुनाव में जो वोट मिले उससे 370 वोट ज्यादा कैसे मिले हर बूथ पर, इसका नियोजन करे। साथ ही सरकार की 10 साल की विकास यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं से मैदान में उतरने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से शुरू हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी का झंडा फहराया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि विपक्ष ने देश को जाति और वर्गों में बांटने का काम किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदला है और देश की महिला, किसान, युवा और गरीब की चिंता की है। आज ज्ञान के माध्यम से जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। अगर गरीब की चिंता हो गई, अगर युवा की चिंता हो गई, अगर अन्नदाता की चिंता हो गई, अगर महिलाओं की, नारी शक्ति की चिंता हो गई, तो देश की और समाज की चिंता हो जाती है। इस बात को आगे रखा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में बस कुछ ही वक्त बच गया है, तो वहीं दूसरी ओर विरोधी दल के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी की बौछार शुरू कर दी है। और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया।
तो ये मोदी हमेशा ये बोलते हैं ये झूठों का सरदार है। इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा, डेमोक्रेसी के लिए आप एक हो जाओ। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। देश के प्रधानमंत्री तो अब तो बड़े पुजारी भी बन चुके हैं, वो माशाअल्लाह से हर चीज वो कर लेते हैं। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में यजमान के तौर पर शामिल हुए थे, जिसे लेकर विरोधी दल लगातार हमले कर रहे हैं। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के लोगों को अमीर बना रहा है। ब्लूमबर्ग ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक AI की वजह से 30 सुपर रिच लोगों की संपत्ति में 96% इजाफा हुआ है। AI से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक से सुपर रिच मालामाल हो रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग जैसे 30 सुपर रिच की नेटवर्थ इस साल AI के स्टॉक से 10.29 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। AI चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एनवीडिया ने अमेज़न और अल्फाबेट को पीछे छोड़ दिया है। एनवीडिया दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान कंपनी हो गई है। एक और AI कंपनी एडवांस माइक्रो डिवाइस के स्टॉक एक साल में दोगुने हो गए हैं। AI की बढ़ती जरूरतों की वजह से AI कंपनियों के शेयरों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है, तेजी आ रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस साल शेयर बाजार में AI कंपनियों की धूम रहेगी। सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार की एनसीपी लोकसभा में अपना प्रत्याशी उतारेगी। लोकसभा में महाराष्ट्र की बारामती सीट पर सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार ने एनसीपी की तरफ से प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने इसी सीट से विधानसभा लड़ने के संकेत भी दिए। वहीं सुप्रिया सुले ने उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। Very surprised and disappointed that somebody as a senior citizen, a senior leader like Shri Ajit Pawar to say something like that. पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की हिंसा पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी। एनसीएससी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। रिपोर्ट में टीएमसी नेताओं का जिक्र करते हुए महिलाओं के उत्पीड़न की बात कही गई। झारखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद विधायकों की नाराजगी की खबरें हैं। सूत्रों के मुताबिक नए चेहरे को जगह न मिलने से कांग्रेस के विधायक नाराज हैं। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रही अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल वाराणसी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। दरअसल दिल्ली शराब निधि घोटाला केस में केजरीवाल ने ईडी के 5 समन को नजरअंदाज किया था, जिसके बाद ईडी ने कोर्ट में इसकी शिकायत की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को पेशी के लिए कहा था। कोर्ट में वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखा। उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कि उनको व्यक्तिगत रूप से एग्जामिशन किया जाए कोर्ट में आने के लिए, जो एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई और ईडी के लॉयर लर्नड एएसजी राजू जी ने भी इस बात को अपोज नहीं किया और कहा कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनको एग्जामिशन दे दी जाए। वहीं आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है और साजिश के तहत केजरीवाल को फंसाने का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है, डर की राजनीति कर रही है। आज संवैधानिक एजेंसियों के द्वारा, जांच एजेंसियों द्वारा किस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने का। अरविंद केजरीवाल ने बजट सत्र का हवाला दिया, जिसे कोर्ट में स्वीकार कर लिया और पेशी के लिए अगली तारीख 16 मार्च की दी है। इधर दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत साबित किया। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को पैसे का लालच देकर तोड़ने का प्रयास किया था, जिसकी वजह से विश्वास मत लाया गया। केजरीवाल ने कहा कि इस विश्वास मत की जरूरत इसलिए थी क्योंकि बीजेपी हमारे विधायकों को अपने पाले में शामिल करने की कोशिश कर रही है। मेरे पास 2 एमएलएज आए जिन्होंने कहा जी ये बीजेपी वाले आए थे और हमें ऑफर कर रहे थे कि केजरीवाल अब गिरफ्तार होने वाला है, उसके बाद हम इनकी सरकार गिरा देंगे आम आदमी पार्टी की, सारे एमएलए तोड़ लेंगे। 21 हमारे संपर्क में हैं, औरों से भी बात चल रही है, तुम भी आ जाओ, 25 करोड़ भी देंगे और जो मांगोगे और भी दे देंगे। जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली की जनता का भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए विश्वास मत लाने का खेल किया गया। इसीलिए आज ये खेल किया जा रहा है
और दिल्ली की जनता का भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए इसकी आवश्यकता दिल्ली की सरकार को पड़ी है। इस मौके पर विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2024 में बीजेपी भले ही जीत जाए, 2029 में हम इनसे देश को आजाद कराएंगे। आज इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। शाम 5:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल F-14 पर इनसैट 3DS मौसम उपग्रह लॉन्च किया गया। इससे पहले शुक्रवार को इस सैटेलाइट की उल्टी गिनती शुरू हुई थी। इसरो के इस मिशन का उद्देश्य मौजूदा सैटेलाइट इनसैट 3D और इनसैट 3DR के जरिए मौसम संबंधित जानकारियां, मौसम पूर्वानुमान, भूमि और महासागर सतहों की निगरानी कर आपदा से जुड़ी चेतावनियां देना है। इसके अलावा इस उपग्रह के जरिए इसरो अनुसंधान और बचाव सेवाएं भी मुहैया करा सकेगा। सूत्रों के मुताबिक मौसम उपग्रह इनसैट 3DS 10 साल तक अंतरिक्ष में काम करता रहेगा। सुपर 30 के बाद कुछ खबरें अब विस्तार से आपको बताते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के धुर विरोधी विपक्षी नेता एलेक्सेई की जेल में मौत पर हंगामा मच गया है। एलेक्सेई नवेल्नी की पत्नी यूलिया नवेल्नी ने व्लादिमीर पुतिन को आड़े हाथों लिया और म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मंच से कहा कि उनके पति की मौत के लिए कोई और नहीं बल्कि पुतिन जिम्मेदार हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी एलेक्सेई नवेल्नी की मौत के पीछे पुतिन का हाथ बताते हुए उनकी आलोचना की। दूसरी तरफ एलेक्सेई की संदेहास्पद मौत पर रूस समेत दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे। फ्रांस से लेकर के इटली और ब्रिटेन से लेकर के बुल्गारिया तक पुतिन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दुनिया के कई देशों में लोगों ने रूसी ऊंचाइयों को घेर लिया और पुतिन को कोसते नजर आए। रूस की राजधानी मॉस्को में लोगों ने नम आंखों के साथ एलेक्सेई नवेल्नी को श्रद्धांजलि दी। हालांकि मॉस्को पुलिस ने इसमें से कई लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं जर्मनी की राजधानी बर्लिन में लोगों ने पुतिन को हत्यारा बताते हुए रूसी उच्चायोग के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बुल्गारिया, अर्जेंटीना और सर्बिया में लोगों ने एलेक्सेई नवेल्नी को श्रद्धांजलि देने के साथ उनकी मौत पर गुस्सा जाहिर किया। उधर बेलारूस से निष्कासित विपक्षी नेता श्वेतलाना शिकांस्किया ने भी एलेक्सेई नवेल्नी की मौत के लिए सीधे सीधे पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। कहा जा रहा है कि पुतिन के धुर विरोधी एलेक्सेई नवेल्नी को जेल में जहर दिया गया था और जेल कर्मियों ने बचाने की कोशिश भी नहीं की। और इन सब के बीच में एलेक्सेई नवेल्नी का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में एलेक्सेई नवेल्नी बिल्कुल ठीक और स्वस्थ नजर आए। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो उनकी मौत से एक दिन पहले यानी कि 15 फरवरी का है। ये वीडियो उस वक्त का है जब नवेल्नी वीडियो लिंक के जरिए कोर्ट के सामने पेश हुए थे। इस वीडियो में एलेक्सेई नवेल्नी जज के साथ हंसी मजाक करते नजर आ रहे हैं। उन्हें देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी सेहत ठीक नहीं। जबकि रूसी अधिकारियों के मुताबिक जेल में वॉक के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए थे। इस दौरान वहां मौजूद जेल कर्मियों ने उन्हें होश में लाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक उनकी सांसें उखड़ चुकी थी। अमेरिका में लोगों का धर्म पर भरोसा घटा। अमेरिका के गैलप, प्यू रिसर्च और PRRI के विश्लेषण रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 74% अमेरिकी मानते हैं कि उनके जीवन से धर्म का प्रभाव कम हुआ है। 10 साल पहले यह आंकड़ा 55% था। रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक समृद्धि और व्यस्तता लोगों को धर्म से दूर कर रही है। अमेरिका में लोग चर्च जाने से परहेज कर रहे हैं। रिपोर्ट के माने तो लोगों के चर्च छोड़ने की वजह ये नहीं है कि वो भगवान पर भरोसा खो रहे हैं। दरअसल धार्मिक नेताओं और चर्च के नैतिक नेतृत्व पर से उनका भरोसा उठ गया है। जैसे जैसे ईसाई धर्म दक्षिणपंथी और रिपब्लिकन पार्टी की ओर बढ़ और जुड़ रहा है, वैसे वैसे लोग खुद को धर्म से अलग रखना पसंद कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में धर्म और राजनीति के बीच गहरे होते रिश्तों की वजह से लोग अपनी धार्मिक पहचान को खत्म कर रहे हैं। दिल्ली में आज सुबह हुए रेल हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। राजधानी के जखीरा इलाके में मालगाड़ी के 10 डिब्बे देखते ही देखते पटरी से उतर गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस लाइव वीडियो में दिखा कि महज कुछ सेकंड के अंदर ही ट्रेन के 10 डिब्बे डिरेल हो गए। इसके बाद की तस्वीरें तो और भी खतरनाक थी। हादसे के बाद 10 के 10 डिब्बे पटरी से बाजू में गिर पड़े थे और उनके टूटे हुए पहिए ट्रैक पर थे।
इस मालगाड़ी के डिब्बे स्टील की शीट से भरे थे और बोगियां पलटने से शीट भी जमीन पर पड़े हुए नजर आए। रेल की पटरियां जखीरा फ्लाईओवर के नीचे से गुजरती हैं। बोगियां पलटने की घटना के बाद चारों तरफ से भीड़ पहुंच गई। अपनी आंखों के सामने ट्रेन के डिब्बों को इस तरह देखकर लोग हैरान थे। इस तरह भरभरा कर गिर रहे डब्बों के बीच दबकर 70 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। ट्रेन के डिब्बे डिरेल होने के बाद उस रूट पर रेल सेवा भी बाधित हुई, जिसके बाद बोगियों को हटाने का काम तेजी से शुरू हुआ। इसके लिए ट्रेन से ही क्रेन लाया गया। इन मशीनों के जरिए ही मालगाड़ी का मलबा हटाने का काम किया गया। हादसे वाली जगह को सील कर वहां रेलवे के अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अलग अलग तरीकों से उन बोगियों को ट्रैक से हटाया गया। तस्वीरों के जरिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जेसीबी बुलाए गए हैं। ट्रेन को रिरेल करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको शुरू किया गया है। ये पूरी मालगाड़ी है जो स्टील के शीट्स लेकर के यहाँ से गुजर रही थी। मौके पर रेलवे के साथ पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद रही। अभी तक इसे एक रेल हादसे के तौर पर ही देखा जा रहा है। किसी लापरवाही या साजिश की कोई जानकारी नहीं मिली है। पाकिस्तान में नई सरकार को लेकर के चल रही जोड़ तोड़ के बीच में इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने बड़ा ऐलान किया। पीटीआई ने अपने एक बयान में कहा वो नेशनल असेंबली और पंजाब प्रांतीय विधानसभा में विपक्ष में बैठेगी। मतलब ये कि इमरान खान की पार्टी ने खुद की सत्ता की रेस से बाहर करते हुए एक तरह से सरेंडर कर दिया। हालांकि पीटीआई ने एक बार फिर चुनावों में धांधली के आरोप लगाए। उसने कहा कि वोटों के मुताबिक सीटें नहीं मिली और नतीजे बदले गए। पीटीआई 180 सीटों के साथ केंद्र की सत्ता में होती। फॉर्म 45 से पता चलता है कि बड़ी संख्या में पीटीआई समर्थक उम्मीदवार जीते। यही नहीं, इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने चुनावी धांधली के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन का आगाज कर दिया। बड़ी संख्या में पीटीआई समर्थक सड़कों पर उतरे, जिन्होंने चुनाव आयोग, कार्यवाहक सरकार और सेना पर सवाल उठाते हुए चुनावी हेराफेरी को लेकर के अपनी आवाज बुलंद की। राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में भारत की स्थिति मजबूत हो गई है। तीसरे दिन के खत्म होने पर भारत ने इंग्लैंड पर 322 रनों की लीड ले ली है। दूसरी पारी में भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 196 रन बना लिए। दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने शतक जड़ते हुए शानदार 104 रन बनाए और वो रिटायर्ड हर्ट हुए। यशस्वी के टेस्ट करियर का ये तीसरा शतक था। रोहित शर्मा 19 रन और रजत पाटीदार बिना कोई खाता खोले पवेलियन लौट गए। शुभमन गिल नाबाद 65 रन बना करके खेल रहे हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 319 रन बना करके ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा बेन डकेट ने 151 गेंदों में 153 रनों की पारी खेली। भारत के लिए सबसे ज्यादा मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए। हल्द्वानी हिंसा के आरोपी और मास्टरमाइंड कहे जाने वाले अब्दुल मलिक के घर की कुर्की कर दी गई है। अब्दुल मलिक और उसका बेटा फरार है। इसीलिए कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने अब्दुल मलिक के बनभूलपुरा के लाइन नंबर 8 में मौजूद घर की कुर्की की। कुर्की के दौरान उसके घर के सभी सामान को जब्त किया गया। साथ ही उसके मकान के दरवाजे और चौखट भी उखाड़ दिए गए। पुलिस को कोर्ट से 9 आरोपियों की संपत्ति की कुर्की का आदेश मिल चुका है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोईद सहित 9 वांटेड आरोपियों के पोस्टर भी जारी किए। हल्द्वानी और नैनीताल में जगह जगह पोस्टर चस्पा किए गए। अब तक 44 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं।